अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे थेराप्यूटिक्स चैप्टर नंबर 12 सर्जिकल इंटरवेंशंस एंड पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट। साथ साथ मैं बता दूंगी कि कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं और कौन सा वाइवा के लिए, कौन सा शॉर्ट के लिए, कौन सा लॉन्ग के लिए। ठीक है, तो इसके जो स्टार्टिंग के पेजेस हैं ना अप टू 369 तक, ठीक है, तकरीबन यहाँ तक आपसे पूछा जाता है वाइवा में। ठीक है, देन उसके बाद जो आगे नेक्स्ट पेजेस आ जाते हैं वो आपके थ्योरी के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, छोटा सा चैप्टर है, आसान सा चैप्टर है, लेकिन ये है कि अगर आपको पिछले चैप्टर्स आते हैं ना, चैप्टर नंबर 10 मेन, अगर वो आता है ना तो आपके लिए ये चैप्टर करना आसान हो जाएगा। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट टॉपिक है इंडिकेशंस फॉर सर्जिकल इंटरवेंशंस। एक तो आपको ना यहाँ पे दो बातों का पता होना चाहिए। नंबर 1 कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट कौन सा होता है और दूसरा सर्जिकल ट्रीटमेंट कौन सा होता है। ये जो छोटी मोटी बीमारियाँ होती है ना, लाइक एक्यूट डिजीज़ हो गई हैं या कोई मस्कुलोस्केलेटल ऐसी कंडीशन है, तो हम उसको कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट के साथ जो है ना उसको ट्रीट कर सकते हैं। और वो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट कैसा होता है? मेडिकेशंस के साथ, एक्सरसाइजेज के साथ, मैनुअल थेरेपी के साथ, कोई असिस्टिव डिवाइस लगा गई, कोई स्प्लिंट लगा दिया, रेस्ट कर लिया, और ठीक है, या फिजिकल एजेंट्स या इलेक्ट्रोथेरेपी वगैरह को यूज़ कर लिया। ठीक है, तो उसके साथ अगर वो ट्रीटमेंट हो जाए तो उसको हम क्या कहते हैं? कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने इतना बताया कि ये जो सारी डिजीज़ होती हैं ना, कंजर्वेटिव मेजर्स के साथ मैनेज की जा सकती हैं। और दूसरा फिर होता है सर्जिकल इंटरवेंशन। सर्जिकल इंटरवेंशन इज़ द बेस्ट ट्रीटमेंट ऑप्शन है जब कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट जो है वो सक्सेसफुल ना हो किसी भी इम्पेयरमेंट को ट्रीट करने के लिए, या पेशेंट की जो कंडीशन है वो इतनी ज़्यादा सीवियर है कि मेडिकेशन से काम नहीं चल रहा, असिस्टिव डिवाइसेस से काम नहीं चल रहा, आपने स्प्लिंट लगा के देख लिया, उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ, तो आपको आखिरकार सर्जरी की तरफ जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं होता कि छोटी मोटी कोई मसला हो गया, कोई बीमारी हो गई तो आप फ़ौरन से कहो हाँ भी सर्जरी करनी है, नहीं, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ से आपको पूछ ली जाएंगी कि इंडिकेशंस क्या होती है, और इंडिकेशंस का ना यहाँ पे बॉक्स भी दिया गया है। हेयर इट इज़, बॉक्स 12.1 है। अब यहाँ पे बताया गया इंडिकेशन फॉर सर्जरी फॉर मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर ऑफ द एक्सट्रीमिटी एंड स्पाइन। ठीक है, या स्पाइन या एक्सट्रीमिटीज़ के कोई भी अगर ऐसे डिसऑर्डर है जिसमें हमें सर्जरी इंडिकेट होती है। कौन कौन से इस तरह के प्रॉब्लम है? इनकैपेसिटेटिंग पेन एट रेस्ट और विद फंक्शनल एक्टिविटीज़। अब मैं हर एक पॉइंट को पढ़ के नहीं बताऊँगी, ठीक है, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है, फिर मसला होगा, देखने में भी मसला होता है। तो देखो, अगर पेशेंट को रेस्ट में भी पेन आ रहा है, फंक्शनल एक्टिविटी करने में भी पेन आ रहा है, तो बीच में कोई अंडरलाइंग ऐसा कॉज है जो जाहिर है मेडिकेशन से भी ट्रीट नहीं हो पा रहा है, असिस्टिव डिवाइसेस से ट्रीट नहीं हो पा रहा, तो सर्जरी इंडिकेटेड है उस चीज़ के लिए। एक्टिव पैसिव मोशन भी नहीं हो पा रही है, जॉइंट भी क्या है? इनस्टेबल है, तो ऑब्वियसली आपको सर्जरी करना ही पड़ेगी। जॉइंट इनस्टेबल है, आप दवाइयों से थोड़ी ना काम चला सकते हो। जॉइंट डिफॉर्मिटी हो, जॉइंट अलाइनमेंट ख़राब हो, स्ट्रक्चरल डिजनरेशन हो, या जॉइंट स्वेलिंग है, वो भी क्रॉनिक वाली, और कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट वैसे भी फेल हो चुका है या लॉस ऑफ फंक्शन हो चुका है, ठीक है, जिसकी वजह से डिसेबिलिटी हुई है, तो इन सारे कंडीशंस में सर्जरी इंडिकेटेड होती है। चंद एक बातें हैं जो ये कॉमन सी नेचुरल सी बातें हैं, ठीक है, इसको आपने अपने माइंड में रखना है। उसके बाद फिर है कि प्री ऑपरेटिव एंड पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट की गाइडलाइंस क्या हैं। ये प्री ऑपरेटिव और पोस्ट ऑपरेटिव हमने ये चैप्टर 1 में भी पढ़ा था, जिसमें वो 3 स्टेजेस हमने पढ़ी थी, अगर याद हो तो यहाँ पे भी हम अभी कर लेते हैं कि इसकी गाइडलाइंस में क्या होगा कि जो सर्जिकल इंटरवेंशंस हैं can correct and reduce the adverse condition and impairment associated with musculoskeletal pathology। तो ये देखो ना, अब रीडिंग करने से भी क्या है, मतलब सिंपल सी ये बात है कि आपने जब भी रिहैबिलिटेशन मतलब सर्जरी करने लगनी है ना, क्योंकि हम गाइडलाइंस कर रहे हैं ना, प्री ऑपरेटिव गाइडलाइंस और पोस्ट ऑपरेटिव गाइडलाइंस हैं, तो जब भी हमने सर्जरी करनी है उससे पहले और उसके बाद रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो रिहैबिलिटेशन स्टार्ट होती है, इट बिगिनस विद पेशेंट एजुकेशन। ज़ाहिर है उसको हम एजुकेट करेंगे, सर्जरी के बारे में बताएंगे कि ये आपकी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, और ये आपकी कॉम्प्लिकेशंस सर्जरी से पहले हैं, ये सर्जरी के बाद है, सर्जरी नहीं होगी तो ये होगा, सर्जरी हो जाएगी तो ये होगा। ये सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करनी पड़ती हैं प्री ऑपरेटिव और पोस्ट ऑपरेटिव। अभी क्या है कंसिडरेशन फॉर प्री ऑपरेटिव मैनेजमेंट। तो पहला जो यहाँ पे उन्होंने बताया वो है जी डायरेक्ट कम्युनिकेशन। डायरेक्ट कम्युनिकेशन विद पेशेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है प्रायर टू प्री प्लान्ड इलेक्टिव सर्जरी। ठीक है, सर्जरी से पहले थेरेपिस्ट और पेशेंट के दरमियान में क्या होगी? कम्युनिकेशन होगी। उसको बताया जाएगा कि मतलब ये आपकी कंडीशन जो है वो इतनी सीवियर हो चुकी है और इस तरह से हो चुकी है कि आपको सर्जरी जो है वो करवानी पड़ेगी लाजमी तौर पे। ठीक हो गया। अच्छा, जो प्री ऑपरेटिव कॉन्टैक्ट विद ग्रुप ऑफ पेशेंट शेड्यूल फॉर सिमिलर सर्जरी में बी पॉसिबल। प्री ऑपरेटिव कम्युनिकेशन का फ़ायदा
क्या होगा, उसके बेनिफिट्स क्या होंगे, कि इंस्ट्रक्शंस के बेनिफिट्स क्या होंगे, कि पेशेंट्स इंक्लूड एबिलिटी टू असेस देयर प्री और ऑपरेटिव फंक्शनल स्टेटस, जाहिर है वो देख पाएंगे अपने गोल्स, अपने एक्सपेक्टेशंस के सर्जरी के बाद उनको ये फ़ायदे हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, इस बारे में आपको पेशेंट को एजुकेट करना पड़ेगा। और प्री ऑपरेटिव मैनेजमेंट के कुछ एलिमेंट्स होते हैं जिसमें यह है कि आपने उसको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है, कंप्रीहेंसिव एग्जामिनेशन उसकी करनी है, देन उसके बाद है पेशेंट्स का जो भी कंडीशन है उसको इवैल्यूएट करना है, उसको एजुकेट करना है, एन अपॉर्चुनिटी फॉर द पेशेंट टू आस्क क्वेश्चन, जाहिर है वो आपसे उसके क्वेश्चंस पूछ सकता है कि अच्छा देखें मुझे ये सर्जरी में क्या क्या करना पड़ेगा, मींस क्या क्या होगा, क्या क्या इसके नुकसानात होंगे, एडवर्स इफेक्ट्स होंगे वगैरह वगैरह, ईच एंड एवरीथिंग उसको एक्सप्लेन करना है। एवं नहीं आपके पास कोई आया, आपने कहा हाँ भी सर्जरी करनी है, चलो भाई ओटी में, ऐसे नहीं होता, ठीक है। तो आपने ये सारी चीज़ें क्या करनी है, कंसीडर करनी है प्री ऑपरेटरली ऑपरेट करने से पहले। फिर अब चूँकि हमने यहाँ पे कितनी बातें पढ़ी हैं, यहाँ पे हमने पढ़ा था कि एक कंप्रीहेंसिव एग्जामिनेशन, ठीक है, फिर हमने पढ़ा इवैल्यूएशन, ठीक हो गया। अभी हम देखते हैं एग्जामिनेशन और इवैल्यूएशन। प्री ऑपरेटिव एग्जामिनेशन इवैल्यूएशन क्या है, आप अपनी बुक की खोल लो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, या मैं इसको सेट कर देती हूँ दोबारा से, ठीक है, ओके। तो प्री ऑपरेटिव एग्जामिनेशन और इवैल्यूएशन में क्या है कि मैंने प्री ऑपरेटिव विजिट इज़ अप्रूव्ड फॉर एन इंडिविजुअल patient, the therapist can perform a comprehensive examination to determine the patient's impairment। ये वही बात आ गई जो मैंने आपको पहले भी बता दी थी। थेरेपिस्ट इवेल्युएट करेगा द फाइंडिंग्स ऑफ एग्जामिनेशन टू आइडेंटिफाई द पेशेंट्स नीड, पेशेंट्स गोल, उन सारे के सारे जो लेवल ऑफ फंक्शन है उसको क्या करेगा, डॉक्यूमेंट करेगा, फिर एक प्रोग्नोसिस बनाएगा, ठीक है, कि सर्जरी के पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या हो सकते हैं। और एग्जामिनेशन क्या करनी है, उसने एग्जामिनेशन करनी है इन सर्टेन फैक्टर्स की। यहाँ पे इस पेज पे दिया गया है, सबसे पहले उन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है पेन, ठीक है, ज़ाहिर है उसको मेजर करना है कि पेन किस हद तक है। उसका एक होता है विजुअल एनालॉग स्केल, उसके अकॉर्डिंग के से हमें पता चल सकता है कि कितनी डिग्री का पेन है, कि वो अपनी सर्जरी के बगैर उसका काम चल सकता है या नहीं चल सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद रेंज ऑफ मोशन और जॉइंट इंटेग्रिटी को मेजर करेंगे। ये सारी चीज़ें आपने नहीं भूलनी है कि हम प्री ऑपरेटिव एग्जामिनेशन और इवैल्यूएशन कर रहे हैं, ठीक है। इसके अभी सर्जरी से पहले ये सारी चीज़ें हम देख रहे हैं कि ये सारी चीज़ें देखना ज़रूरी है कि सर्जरी वाकई इम्पॉर्टेंट है या इसके अलावा कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट से काम चल सकता है, ठीक है। पेन देखेंगे, उसके बाद हो गया रेंज ऑफ मोशन देखेंगे, उसकी जॉइंट इंटेग्रिटी देखेंगे, स्किन इंटेग्रिटी देखेंगे कि उसके ऊपर कोई स्कार्स तो नहीं है, कोई इंजरी, प्रीवियस इंजरी की वजह से, सर्जरी की वजह से, पर्टिकुलरली दोज दैट आर एडहेरेंट, एंड मोबिलिटी ऑफ द स्किन को जो रिस्ट्रिक्ट कर दें। मसल परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करेंगे, मसल स्ट्रेंथ देखेंगे, इफेक्टेड एरियाज की भी, और रिकॉग्नाइजिंग दैट पेन एडवर्सली इफेक्ट द स्ट्रेंथ, फंक्शनल स्ट्रेंथ ऑफ अनइफेक्टेड बॉडी सेगमेंट्स की भी हमने असेसमेंट करनी है, ठीक हो गया। एडीएल्स को देखना है, पोस्चर को देखना है, पेशेंट्स के पोस्चर को हम आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। और उसके बाद गेट एनालिसिस करेंगे, गेट कैरेक्टरिस्टिक्स किस तरह सी हैं, ये हमने सारी चीज़ें हमने ये देखनी है। फिर उसके बाद फंक्शनल स्टेटेड क्या है, आइडेंटिफाई द पेशेंट्स प्री ऑपरेटिव फंक्शनल एक्टिविटी लिमिटेशंस और फंक्शनल एबिलिटीज़, कि वो किस हद तक अपनी डेली लाइफ और अपने एडीएल्स परफॉर्म कर रहा है। ये सारी चीज़ें हैं जो सर्जरी से पहले आपने देखनी है, ठीक है। ये हमारे पास 7 पॉइंट है। नंबर 1 क्या है, पेन, रेंज, स्किन इंटेग्रिटी, मसल परफॉर्मेंस, पोस्चर, 5 हो गए, गेट, फंक्शनल स्टेटस। ये सारी आपके पास क्या है, 7 पॉइंट हैं जो आपने प्री ऑपरेटिवली एग्जामिन करने हैं और इवैल्यूएट करने हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या कहा था कि पेशेंट को हमने एजुकेट करना है, प्री ऑपरेटिवली हमने पेशेंट को एजुकेट करना है। पेशेंट एजुकेशन कैन बिगिन प्री ऑपरेटिवली ड्यूरिंग एंड individual instruction session with a patient or in a group setting with patients planning to undergo similar surgeries। ये सारी वो कॉमन सी बातें हैं जो आप खुद भी पढ़ सकते हो, कोई ABC क्लास तो हो नहीं रही यहाँ पे, ठीक है। तो मतलब पेशेंट एजुकेशन आप अपनी तरफ से बता देंगे, क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा कि ये वाइवा के हवाले से इंपॉर्टेंट है। लाइक आपसे पूछा कि पेशेंट को हम किस तरह से एजुकेट करेंगे, क्या क्या बातें उसको बताना ज़रूरी हैं, इसको आप रीड आउट करोगे तो सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ऑटोकेयर फैसिलिटीज़ हैव एजुकेशन प्रोग्राम्स, ये कोई भी इतने ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई इतना ख़ास नहीं बताया गया। इंस्ट्रक्शंस हम देंगे प्री ऑपरेटिवली, gives a patient an opportunity to learn about factor associated with surgery, जैसे कि wound care, special precaution, सर्जरी के बाद उसको कौन कौन सी प्रिकॉशंस लेनी पड़ेंगी, कौन कौन सी असिस्टिव और सपोर्टिव इक्विपमेंट यूज़ करने पड़ेंगे, जैसे क्रचेज़ वगैरह, इमोबिलाइजर वगैरह, स्लिंग वगैरह। इक्वल इंपॉर्टेंस, द पेशेंट कैन
learn and practice early pre or post operative exercises without being hampered by post operative pain or the side effects of the pain medication, जैसे कि disorientation हो गई, drowsiness हो गई, ये सारी जो है ना मेडिकेशंस जो उसकी पोस्ट ऑपरेटिव मेडिकेशंस चलेंगी उसके साइड इफ़ेक्ट्स बताए जा रहे हैं. अगर इफ़ सर्जरी इज शेड्यूल्ड एज एन आउट पेशेंट प्रोसीजर, प्री ऑपरेटिव इंस्ट्रक्शन teaches the patient skills needed to be safe at home and the post-operative exercises that can perform at home before formal rehab with the therapist begins. इस सारे पैराग्राफ में चंद एक काम की बातें आपको बताई गई हैं, चंद एक, और वो क्या है कि पेशेंट को एजुकेट आपने करना है उसकी सर्जरी के बारे में, ठीक है. उसको बताना है कि सर्जरी के बाद आपको ये लिमिटेशंस होंगी, आप अपना काम अभी इतना कर रहे हैं, सर्जरी के बाद इस तरह से कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे. आपको सर्जरी के बाद भी ये एक्सरसाइजेस करनी पड़ेंगी, ये स्प्लिंट्स लगाने पड़ेंगे, असिस्टिव डिवाइस लगानी पड़ेंगी, क्रचेस लगानी पड़ेंगी, ये सारी चीज़ें आप उसको एक्सप्लेन करोगे, ठीक है. देन उसके बाद है प्री ऑपरेटिव पेशेंट एजुकेशन के कंपोनेंट्स आ जाते हैं जी. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल है जी ओवरव्यू ऑफ द प्लान ऑफ केयर. सारा जो आपने प्लान ऑफ केयर बनाया है ना, पेशेंट को एक्सप्लेन करना है. ऑपरेशन के बाद उसको क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी पड़ेंगी आपने वो एक्सप्लेन करना है. बेड मोबिलिटी एंड ट्रांसफ़र, टीच द पेशेंट हाउ टू मूव इन बेड पे कैसे मूव करना है, व्हील चेयर किस तरह से उसने मूव करनी है, व्हील चेयर से बेड पे कैसे ट्रांसफ़र होना है, बेड से व्हील चेयर पे किस तरह से ट्रांसफ़र होना है, ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करेंगे. पोस्ट ऑपरेटिव एक्सरसाइजेज क्या हैं वो हम एक्सप्लेन करेंगे. अच्छा देखो, आपको लग रहा होगा कि अभी तो ऑपरेट भी नहीं हुआ फिर भी हम ये सारी चीज़ें पहले से एक्सप्लेन कर रहे हैं, ये ज़रूरी है, ठीक है. ये कुछ प्रोटोकॉल्स हैं जिनको हमने जो है ना लाजमी फॉलो करना है प्री ऑपरेटिवली, ऑपरेट से पहले हमने ये देखा, हमने एग्जामिनेशन की, इवैल्यूएशन की, उसकी पेशेंट की एजुकेशन की, पेशेंट को बताया, उसकी लिमिटेशंस के बारे में बताया, उसको बताया कि ये सारी चीज़ें उसको करनी पड़ेंगी. अभी हम कंपोनेंट्स देख रहे हैं, हम प्लान ऑफ केयर उसको बता रहे हैं, हम प्रिकॉशंस उसको बता रहे हैं, बेड मोबिलिटी ट्रांसफ़र कैसे करनी है हम वो बता रहे हैं, इनिशियल एक्सरसाइजेज भी हम बता रहे हैं, डीप ब्रीदिंग और कफिंग एक्सरसाइजेज, ये सारे के सारे जो है एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरह से थ्रू आउट द डे उसने डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज करनी है. और पंपिंग एक्सरसाइजेज हम टीच करेंगे पेशेंट को हाउ टू रिड्यूस पोस्ट ऑपरेटिव वेनस स्टेसिस एंड डिक्रीज द रिस्क ऑफ डीवीटी, ठीक है. पेशेंट को हम एक्सप्लेन करेंगे. देखिए हमें लगता है कि वो तो समझ ही नहीं पाएगा, उसको क्या पता डीवीटी क्या होता है, उसको क्या पता वीनस स्टेसिस क्या होता है, लेकिन ये हम सब सीखते ही आ रहे हैं कि पेशेंट से हमने बात कैसे करनी है, उसकी अपनी लैंग्वेज में हमने बताना है कि देखो आपने सारा दिन लेटे रहना है, सर्जरी आपकी हुई है, आप उस तरह से मूव नहीं कर पाओगे, ठीक है, आप लेटे रहोगे, लाइन पोजीशन में रहोगे तो फिर क्या होता है कि खून जो है वो रुक जाता है. तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए आपको ये एक्सरसाइज करनी पड़ेगी. अगर आप नहीं करोगे तो फिर ऑब्वियसली उसके कॉन्सिक्वेंसेज भी हमें उसको उसी की ज़बान में बताने पड़ेंगे, ठीक है. तो ये चीज़ें आ जाती हैं कि एंकल पंपिंग एक्सरसाइजेज बताएंगे, गेट ट्रेनिंग बताएंगे कि टीच द पेशेंट टू यूज़ सपोर्टिव डिवाइसेस उसको यूज़ करनी पड़ेंगी जो कि उसके लिए ज़रूरी हैं सर्जरी के बाद, जैसे कि क्रचेस वगैरह हो गया, वॉकर हो गई. वूंड केयर किस तरह से हमने उसको बतानी है, एक्सप्लेन करना है कि पोस्ट ऑपरेटिव केयर वूंड की कितनी ज़्यादा ज़रूरी है. पेन मैनेजमेंट किस तरह से करना है वो भी ज़रूरी है कि क्रायोथेरेपी का यूज़ फॉर द पोस्ट ऑपरेटिव पेन मैनेजमेंट, ठीक है. तो यहाँ पे चंद एक बातें हमने करी हैं. देखो पीछे हमने कितने पॉइंट्स पढ़े थे, 7 पॉइंट पढ़े गए, और इधर भी हमारे पास कितने ही हैं, 3 3 6 7 ही हैं, ठीक है. प्लान ऑफ केयर बताया, ठीक है. पी से प्लान ऑफ केयर, पी से प्रिकॉशंस, इसके अलावा पी से पोस्ट ऑपरेटिव एक्सरसाइजेज हैं, ठीक है. पी से पेन मैनेजमेंट है, 4 तो पीज आ रहे हैं, ठीक है. उसके बाद फिर पीछे क्या रह गया, उसके पीछे रह गया बेड मोबिलिटी और ट्रांसफ़र रह गया, गेट ट्रेनिंग और वूंड केयर रह गया. तो ये सारी चीज़ें जो कंपोनेंट्स थे पेशेंट की एजुकेशन के, ये सारे हमने बताए हैं. फिर अब ये प्री वाला जो हो गया ना वो किस्सा हो गया ख़त्म. अब पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट हमने क्या करनी है, ऑपरेट के बाद हमने कितनी चीज़ों को फॉलो करना है, अब ये हम बताते हैं, ठीक है.